जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था एविडेंस के बारे में और आपको होम असाइनमेंट दी गई थी। आज के लेक्चर में हम उस होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो रिलेट करता है प्रोसीजर से। कल हमने एविडेंस के बारे में स्टडी किया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो एविडेंस हमने ऑब्टेन करना है उसमें दो कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ठीक है, एविडेंस मस्ट बी सफिशिएंट। शाबाश शाबाश। अब ये एविडेंस हासिल कैसे होगा? अगला सवाल ये है, एविडेंस हाँ जी प्रोसीजर परफॉर्म करने से। तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं हमने, ये हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर किस चीज के ऊपर बेस कर रहा है कि जो एविडेंस हमने कल स्टडी किया था उस एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए कितनी तरह के प्रोसीजर्स होते हैं जो कोई भी ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, पूरी दुनिया के जितने भी कोई भी कंट्री है उसमें किसी भी कंपनी का कोई भी ऑडिटर हो, जब एविडेंस ऑब्टेन करता है तो टोटल उसके पास 7 ऑप्शंस होती हैं, 7 तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करता है। वो प्रोसीजर कौन कौन से हैं ये स्टडी करेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी स्टडी करेंगे कि वो किन किन सिचुएशन में ये प्रोसीजर परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल भी स्टडी करेंगे। ठीक है जी, ये है हमारे आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव। एविडेंस के बारे में कल पढ़ा, आज हम प्रोसीजर्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि कल हमने जो कुछ सीखा एग्जाम क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपके कंसेप्ट के लिहाज से जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी देख लेंगे। क्वेश्चन 1 दो ही क्वेश्चन थे, एक हमारा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। सबसे पहले तो देख के पहचानिए कि क्या आपको अंदाजा हो रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा रिप्रोडक्शन का है और दूसरा क्वेश्चन हमारा केस स्टडी का है। क्वेश्चन 1, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ एन ऑडिटर इवैल्यूएट्स सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। कह रहा बताइए कि एक ऑडिटर सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस को कैसे इवैल्यूएट करेगा। सिर्फ इसमें नोट कीजिए, सिर्फ सफिशिएंसी पूछा उसने एप्रोप्रिएटनेस के बारे में नहीं पूछा। तो हमने सिर्फ सफिशिएंट के पॉइंट बताने हैं। तो कैसे इवैल्यूएट करता है ऑडिटर, कैसे इवैल्यूएट करता है? सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी। पहले तो एक ये इंट्रोडक्टरी लाइन दे दें, फिर उसके बाद विच इज इफेक्टेड बाय 5 चीजें। कौन कौन सी? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कंप्लेक्सिटी एंड मटेरियलिटी ऑफ आइटम, नॉलेज। बिल्कुल ठीक, ये सारी चीजें आप क्लियर। क्वेश्चन 2 है हमारा केस स्टडी वाला। क्वेश्चन 2 के अच्छा, वैसे उसने लिखा हुआ है ब्रीफली डिस्क्राइब। क्या आप इन हेडिंग्स के साथ थोड़ी थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि मटेरियलिटी एंड कंप्लेक्सिटी कैसे इफेक्ट करेगा। अगर कोई आइटम हाईली मटेरियल हाईली कंप्लेक्स है देन मोर एविडेंस विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, या मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। क्लियर, ये एक एक लाइन में सिंपल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, ये आपके उस जो आपने कंसेप्ट सीखा है रेलिवेंस और रिलायबिलिटी का, उसकी केस स्टडी है। उसी कंसेप्ट को वो केस स्टडी साल में टच करा है। कह रहा है डिटरमिन फॉर ईच पेयर वेदर द फर्स्ट और द सेकंड टाइप ऑफ एविडेंस इज जनरली मोर रिलायबल, प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर सिलेक्शन। कह रहा है बताना है, इसका मतलब है कि हर आइटम के साथ उसने पेयर बनाया होगा, 2-2 एविडेंस। हमने हर आइटम में ए है, बी है या सी है, ये बताना है कौन से वाला एविडेंस ज्यादा रिलायबल है। फिर उसकी रीजनिंग भी बतानी है कि रिटर्न होने की वजह से ज्यादा रिलायबल है, एक्सटर्नल होने की वजह से ज्यादा रिलायबल है, डायरेक्ट होने की वजह से ज्यादा, जो भी रीजन होगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ आ गई? यानी ये क्वेश्चन बेस कर रहा था सफिशिएंसी के ऊपर, ये क्वेश्चन बेस कर रहा है एप्रोप्रिएटनेस के ऊपर। पहला कह रहा है सेंडिंग कंफर्मेशन लेटर टू बैंक वर्सेस एग्जामिनिंग क्लाइंट्स बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, दोनों में फर्क पहले समझ लीजिए। बैंक स्टेटमेंट वो है जो हर मंथ एंड पे कोई भी बैंक अपने अकाउंट होल्डर को यानी हमारे क्लाइंट को भेजेगा, वो है बैंक स्टेटमेंट। और बैंक कंफर्मेशन क्या है? वो लेटर जो ऑडिटर थर्ड पार्टीज को भेजता है, जैसे डेटर्स क्रेडिटर्स बैंक को, और थर्ड पार्टी वो लेटर फिर डायरेक्टली ऑडिटर को उसका जवाब देते हैं। तो बताइए बैंक स्टेटमेंट या कंफर्मेशन लेटर कौन सा ज्यादा रिलायबल है? कंफर्मेशन लेटर। क्यों? हालांकि है दोनों ही एक्सटर्नल। देखिए बेच दोनों ही बैंक रहा है, तो उसका मतलब है रीजन एक्सटर्नल इंटरनल वाली नहीं है। रीजन कौन सी है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली। जो बैंक स्टेटमेंट है ये इनडायरेक्ट एविडेंस है, क्योंकि बैंक ने भेजा अपने अकाउंट होल्डर यानी क्लाइंट को और क्लाइंट ने हमें दिया, ये इनडायरेक्ट हो गया। और कंफर्मेशन लेटर डायरेक्ट है। ए क्लियर? कोई प्रॉब्लम ए में? बी, एन एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल रिक्विजिशन वर्सेस एन ऑडिटर्स रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन।
रॉ मटेरियल की रिक्विजिशन है, जैसे मटेरियल कंज्यूम किया गया किसी डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री में, उसकी रिक्विजिशन जनरेट हुई। जो रिक्विजिशन है ये क्लाइंट का इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट होता है, मटेरियल रिक्विजिशन, ठीक है, ये इंटरनली जनरेटेड। और जो डेप्रिसिएशन है, रिकैलकुलेशन, ऑडिटर ने खुद से कैलकुलेट करके देखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, ये बताइए डायरेक्ट एविडेंस है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, ठीक है। हालांकि है ये भी इंटरनल, दोनों यहां पे दोनों एविडेंस इंटरनल ही है। डेप्रिसिएशन का डाटा भी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट की गई है वो क्लाइंट ने दिया है दोनों इंटरनल, लेकिन फर्क इंटरनल एक्सटर्नल की वजह से नहीं है। किस वजह? डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वजह से। जो मटेरियल एक्विजिशन है इसमें चूंकि क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट है इस एविडेंस की प्रिपरेशन में, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। और जो रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन है, ऑडिटर खुद से चेक कर रहा है कि डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट हुई कि नहीं, ये डायरेक्टली ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन कर रहा है, इसमें क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लाइंट की है, लेकिन जो उसकी चेकिंग का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर के ऊपर बेस कर रहा है। तो इसका मतलब ऑडिटर जो खुद काम कर रहा है, जो एविडेंस ऑडिटर ने जनरेट किया है वो ज्यादा रिलायबल है, और जो एविडेंस जनरेट होने में मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो गई वो लेस रिलायबल है। रीजन क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होना। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे चलते हैं। डिस्कस द लाइक्लीहुड एंड अमाउंट ऑफ लॉस इन ए लॉसूट अगेंस्ट क्लाइंट विद क्लाइंट्स इन हाउस लीगल काउंसिल वर्सेस डिस्कशन विद सीए फर्म्स ऑन लीगल काउंसिल। लीगल काउंसिल है लॉयर, लीगल एडवाइजर। तो क्लाइंट का लीगल एडवाइजर से डिस्कस करें वो ज्यादा रिलायबल कि ऑडिटर खुद के जो लीगल एडवाइजर वो ज्यादा रिलायबल है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा सोचे ना तो नॉलेज क्लाइंट के लॉयर को ज्यादा होगा केस के बारे में, क्योंकि वो केस लड़ रहा है, लेकिन वो चूंकि बायस हो सकता है, इंडिपेंडेंट हमेशा ज्यादा रिलायबल। ये वही रीजनिंग होगी कि इंटरनल ऑडिटर क्लाइंट के बारे में ज्यादा, कंपनी के बारे में ज्यादा जानता है एक्सटर्नल ऑडिटर की निस्बत, लेकिन फिर भी उसकी रिपोर्ट पे कोई रिलाई नहीं करता, एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट पे रिलाई क्यों? इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे भी अच्छा, इसमें ना ये सिर्फ केस स्टडी नहीं है, इसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहे हैं जो बाद में आपने यूज करने होंगे। इस केस स्टडी का मकसद एक है, सामने जो मकसद है वो क्या है कि आपने रिलायबिलिटी पे कमेंट करना है, लेकिन इसका एक हिडन पर्पस भी है केस स्टडी का कि आपको प्रोसीजर भी सिखा रहा है कि डिफरेंट एरियाज में ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। रिलायबिलिटी को सीखते सीखते अनइंटेंशनली आप प्रोसीजर भी सीख रहे हैं जो ऑडिटर परफॉर्म करता है। आगे चलते हैं। एग्जामिनिंग सेल इनवॉइस व्हेन सेवरल कंपिटेंट एम्प्लॉइज आर चेकिंग ईच अदर्स वर्क वर्सेस एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय ए कंपिटेंट पर्सन ऑन वन पर्सन स्टाफ। कह रहा है एक ट्रांजैक्शन है उसमें एक ही बंदा सारा काम कर रहा है, और दूसरी सिचुएशन क्या है कि एक ट्रांजैक्शन है उसमें 3-4 लोग काम कर रहे हैं। तो कौन सी वाली ज्यादा लायबल? जिसमें 3-4 लोग काम कर रहे हैं। उसकी रीजन भी सुन लीजिए, वो इसलिए कि अगर एक गलती करेगा तो दूसरा उसको डिटेक्ट कर लेगा, वरना अगर सिंगल पर्सन ही काम कर रहा है तो वो गलती करेगा, दूसरा उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ई शिपिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट्स डिस्पैच डिपार्टमेंट वर्सेस सेल्स कंफर्म्ड बाय कस्टमर। क्यों ज्यादा लायबल है? एक्सटर्नल। शाबाश। एफ कंफर्म रिसीवेबल विद इंडिविजुअल कस्टमर वर्सेस कंफर्मिंग काउंट रिसीवेबल विद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोबेबली आपके लिए मुश्किल साबित हुई होगी, ठीक है, इस पूरे एग्जांपल में। कंफर्म रिसीवेबल विद इंडिविजुअल कस्टमर वर्सेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे खुद ये इधर है ना जगह, इधर इधर आ जाए। शाबाश, थोड़ा सा आगे। शाबाश। अब मुझे ये बताइए, एक सिंगल पर्सन है और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सिंगल पर्सन जो बिजनेस है, इंडिविजुअल कस्टमर, क्या इंडिविजुअल कस्टमर्स अपना सारा रिकॉर्ड डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन कर रहे होते हैं? नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना रिकॉर्ड डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम पे मेंटेन कर रही होती हैं। तो बताइए किससे एविडेंस जो मिलेगा वो ज्यादा रिलायबल होगा? जो कि डबल एंट्री सिस्टम पे होगा। ठीक है। जब हम बैंक का ऑडिट करने जाते हैं ना, आपको प्रैक्टिकली एक टिप देता हूं। बैंक का जब हम ऑडिट करते हैं तो बैंक के डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। उन्होंने, किसी ने पैसे जमा करवाए हैं और किसी ने लोन लिए हुए हैं। जो डिपॉजिटर्स होते हैं ना, जिन्होंने पैसे जमा, उनको हम कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं। डिपॉजिटर्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, उनको बोलते हैं, यानी कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने पैसे जमा कर अकाउंट ओपन करवाए होते हैं। और एक होते हैं सैलरीड पर्सन, उन्हें हम कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स। ठीक है। गेस कीजिए किसका बैलेंस ज्यादा, दोनों को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं हम, किसका बैलेंस ज्यादा कंफर्मेबल, ज्यादा रिलायबल? कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वाला, क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम मेंटेन किया होता है जब भी पैसे डबल एंट्री के साथ, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। जो कस्टमर्स होते हैं इन्होंने अपना कोई सिस्टम मेंटेन नहीं किया होता।
जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं वो बीआरएस बनाते हैं हर मंथ एंड पे। डिफरेंस उनको पता होता है कि अगर कोई आ रहा है किस चीज का है। इंडिविजुअल्स को नॉर्मली नहीं पता होता। इंडिविजुअल्स को ये भी पता नहीं होता जो इंटरेस्ट चार्ज किया है या क्रेडिट किया है वो सही है कि नहीं, उसको कभी रिकैलकुलेट करके नहीं देखते। लेकिन कंपनीज में देखा जाता है कि जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है क्या एज पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं। तो जो हमें कंपनीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एविडेंस मिलता है वो इंडिविजुअल्स की निस्बत ज्यादा रिलायबल होता है। क्लियर? इसके साथ ये कॉर्पोरेट क्लाइंट पर लिख लीजिए, ये बाद में भी आपके काम आएगी जी। बैंक कंफर्मेशन वर्सेस ऑब्जर्वेशन ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूटीज बिटवीन कैश रिसीट्स एंड रिकॉर्डिंग इन द अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर। जी बताइए कौन सा बैंक, क्यों बैंक? क्लियर? तो ये थोड़ी सी आपकी एक्सरसाइज हुई जो आपने कंसेप्ट सीखा था रिलायबिलिटी का उसकी। चलिए कोई प्रॉब्लम? चलिए असाइनमेंट हमारी डिस्कस हो गई। कंसेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। हाँ अच्छा देखिए उसने उनका कहना यह है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी में ये दोनों रिलेट ही नहीं कर रहे, तो उसने रेलिवेंस का तो पूछा ही नहीं। क्वेश्चन तो था ही रिलायबिलिटी के ऊपर। हमने ये कमेंट करना है दोनों में से कौन सा ज्यादा रिलायबल है। ठीक है? अब अगर एक क्वेश्चन में ये कह दे कि ऑडिटर ने सीएफओ से पूछा कि क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो एप्रोप्रिएट है, आपके ख्याल में वो ठीक मुनासिब कैलकुलेट की गई है? सीएफओ ने कहा ठीक। एक ये एविडेंस है। दूसरा एविडेंस है बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया। अब इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, एक डेटर की प्रोविजनिंग है दूसरा बैंक बैलेंस है, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा क्या, रिक्वायरमेंट क्या, ये सोचें रिलायबिलिटी के ऊपर। तो रिलायबिलिटी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं यस क्या कि कौन सा ज्यादा रिलायबल? बैंक कंफर्मेशन वाला। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? अच्छा अब चलते हैं हम, कोई क्वेश्चन है जी? जी जी पूछे पूछे मेरे भाई। अच्छा बैंक कंफर्मेशन भेजते हुए अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड चेक्स भी होते हैं, उनको हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए काउंट फॉर कर लेते हैं। ठीक है? आपने अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डेफिनेटली बनाई होगी, उसका फॉर्मेट पता होगा। उसका एक बैलेंस होता है बैलेंस एज पर कैश बुक और एक होता है एज पर बैंक स्टेटमेंट, और दरमियान में वो रिकंसाइलिंग आइटम होती है, उनको भी हम चेक करते हैं। वो कैसे चेक करते हैं वो भी नहीं सिखा रहा आपको। ठीक है? वो हमारा एक चैप्टर आगे आएगा जिसमें हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी एरिया पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वेरिफिकेशन के लिए, उसमें सीखेंगे। ठीक है? अभी तो सिर्फ रैंडमली आपको कुछ प्रोसीजर सिखा रहे हैं ना, जैसे डेटर्स में क्या प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं, आप सिर्फ एक आधा प्रोसीजर शायद बता सकेंगे, हालांकि वो भी काफी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बैंक में, क्रेडिटर में, सेल में, परचेस में एक दो प्रोसीजर सिर्फ बता सके। आगे चल के हमारा एक चैप्टर आएगा जो सिखाएगा कि हर एरिया में 8-10 प्रोसीजर आप कैसे परफॉर्म करेंगे, कौन कौन से करेंगे। अच्छा अब जो कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं आज, पहले बिल्कुल वही कल वाला मुझे याद है, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। अच्छा पहले तो ये एग्जाम टिप आपको समझ आ गई। ये जो एग्जाम टिप होती है क्या ये पढ़नी होती है? ये ज्यादा अहम होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टडी टिप कहा जाता है, बाज़ एग्जाम टिप कहा जाता हूं, दोनों का मतलब एक ही, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीज। इसमें वो आपको यही बता रहा है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे टेस्ट कर सकता है, रेलिवेंस ऑफ एविडेंस के बेस पे भी और रिलायबिलिटी के ऊपर भी। ठीक है? जैसे रिलायबिलिटी के ऊपर हमने कमेंट किया, इस तरह रेलिवेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जीआरएन गुड रिसीट नोट को इंस्पेक्ट किया, बताइए ये प्रोसीजर किस एरिया से रेलिवेंट है? परचेजेस, शाबाश। अगर गुड डिस्पैच नोट को इंस्पेक्ट किया, ये किस है? शाबाश, सेल्स। डेप्रिसिएशन को रीचेक किया, फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी, दोनों के लिए, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है? तो रेलिवेंस का मतलब ये देखना है कि ये जो प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं ये किस एरिया से रिलेट करता है। अच्छा अब चलते हैं हम एक एग्जाम्पल की तरफ, रेलिवेंस का। व्हाट इज मेंट बाय एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या है? ये हमने कल स्टडी किया था। एप्रोप्रिएट एविडेंस डिपेंड करता है रेलिवेंस पे और रिलायबिलिटी पे। शाबाश। अच्छा अब थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन होने जा रही है। ये टेक्निकल डिस्कशन मैं इस टॉपिक को सामने रख के नहीं कर रहा, इस टॉपिक की हद तक तो बात खत्म हो चुकी है। ये डिस्कशन मैं फ्यूचर के टॉपिक को सामने रख के कर रहा हूं, इसलिए आपको आधी बातें भी समझ आ गई तो हक अदा हो गया। ठीक है? रेलिवेंस कह रहे, रेलिवेंस का मतलब हमारा प्रोसीजर जो हम एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं वो रेलिवेंस भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए। रेलिवेंस में क्या कह रहे हैं? रेलिवेंस डील्स विद लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड ऑडिट प्रोसीजर।
इसमें आपको सारी लाइन समझ आ गई होगी सिवाय एक लफ्ज के, जो है अजर्शन, प्रोबेबली। हाँ, अजर्शन, अजर्शन का मतलब, अजर्शन का सिंपल मीनिंग है स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट प्रेजेंट करती है। कहां? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या समटाइम किसी और जगह पे, एनुअल रिपोर्ट में, वेबसाइट वगैरह पे भी प्रेजेंट करती है, लेकिन नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने जो भी स्टेटमेंट दी उसे अजर्शन कहते हैं, और उसको वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। इसे एग्री करते हैं? अब सुने अजर्शन का कंसेप्ट की एप्लीकेशन सुने। जैसे मैनेजमेंट ने इनकम स्टेटमेंट में फर्ज कीजिए सेल्स के बारे में लिखा कि सेल्स हमारी है 100 मिलियन, तो अब मैनेजमेंट सेल्स के बारे में डिफरेंट अजर्शंस दे रही है। ये अजर्शंस क्लियरली भी हो सकता है लिखी हो, इंप्लाइड भी हो सकता है। लॉ में आपने लफ्ज पढ़ा ना, एक्सप्रेस और इंप्लाइड, तो अजर्शन एक्सप्रेस भी होती है, इंप्लाइड। अब देखें, जब मैनेजमेंट ने कहा ना हमारी सेल्स 100 मिलियन है, तो मैनेजमेंट की तरफ से इंप्लाइड अजर्शन है क्या कि 100 मिलियन से ज्यादा नहीं, 100 मिलियन से कम भी नहीं है। ठीक है, जब कह रहे 100 मिलियन है, मैं इन भाईजान से पूछूं आपकी जेब में कितने पैसे हैं, इन्होंने कहा 100, FBR वाला हूं मैं, आपकी कितनी इनकम है, इन्होंने कहा सर 100 रुपीज। इसका मतलब है ये भी कह रहे हैं कि 100 मिलियन से ज्यादा इनकम नहीं मेरे पास, और ये भी कह रहे हैं 100 मिलियन से कम भी नहीं है। ठीक है, तो ये दो अजर्शंस होंगी जो एक ही एरिया से रिलेट करती हैं। ये इसका मतलब कोई भी एक एरिया होता है ना, उसमें मैनेजमेंट साइलेंटली डिफरेंट अजर्शंस दे रही होती है ऑडिटर को। कम से कम दो अजर्शन तो हर एरिया में होती ही हैं। कौन सी? कि इससे ज्यादा की अमाउंट भी नहीं, इससे कम की अमाउंट भी नहीं। ये थोड़ा सा ना फिलोसफर के अंदाज में सोचें अजर्शन को। क्या आप कहेंगे सर 100 मिलियन का भी यही मतलब है, लेकिन चेकिंग के पॉइंट, इसका मतलब है जब एज ऑडिटर हम वेरिफिकेशन कर रहे होंगे तो हमने क्या सिर्फ ये देखना है कि सेल्स 100 मिलियन से ज्यादा तो नहीं, कि ये भी देखना है 100 मिलियन से कम तो नहीं, ये भी देखना चाहिए ना भाई, एग्री करते हैं? इसका मतलब है किसी भी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अब ये की पॉइंट बता रहा हूं आपको, किसी भी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक से ज्यादा अजर्शंस होती है, छुपी होती हैं। किसी भी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक से ज्यादा अजर्शंस छुपी होती हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है, जिनको हमने वेरीफाई करना है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ये है अजर्शंस की एक प्रॉपर कंसेप्ट। लेकिन एक सिंपल कंसेप्ट भी है अजर्शन के बारे में, कि अजर्शन क्या है? हमने किसी भी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जितने एंगल से वेरीफाई करना है उसे हम कहते हैं अजर्शन। एक ये भी अजर्शन को देखने का तरीका है। ठीक है, तो जो भी आपको इजी लगे आप उस अप्रोच के मुताबिक अजर्शन का कंसेप्ट अपने जहन में बिठा सकते हैं। अजर्शन का एक कंसेप्ट जो स्टैंडर्ड ने डिस्कस किया वो क्या है कि किसी भी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक से ज्यादा अजर्शंस होती हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है। जैसे सेल्स में या किसी भी इनकम या एक्सपेंस में एक अजर्शन होती है कि इससे ज्यादा नहीं है, एक अजर्शन होती है कि अमाउंट इससे कम नहीं है। ये और अजर्शन को समझने का एक दूसरा तरीका क्या है कि कितने एंगल से हमने इसको वेरीफाई करना है। जैसे कोई खालिस सोना हो और टेस्ट करने के लिए कि ये सोना है, हर चमकती चीज सोना तो नहीं होती है, तो टेस्ट करने के लिए कि सोना है कि नहीं, तो डिफरेंट तरीकों से वेरिफिकेशन की जाती है। अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं हूं कोई डील करने वाला सोने में, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि कुछ ना कुछ टेस्ट उस प्रोफेशन के लोगों ने इजाद किए होंगे ये देखने के लिए कि सोना खरा है कि नहीं। तो जितने भी टेस्ट, फर्ज कीजिए अगर 6 टेस्ट हैं, तो मुझे बताइए वो सिर्फ 1 या 2 टेस्ट परफॉर्म करते होंगे, या क्योंकि लाखों का सौदा करना, उन्होंने लाखों की डीलिंग करनी है, तो वो 6 के 6 टेस्ट परफॉर्म करते होंगे। शाबाश। उसी तरीके से याद रखें, हम भी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई भी लाइन आइटम को वेरीफाई करते हैं, चाहे सेल्स हो, चाहे परचेज हो, चाहे डेटर, क्रेडिटर, फिक्स कोई भी हो, हमने उसको, हमारे सीनियर ने 6 तरीके इजाद किए हुए हैं और हमें एक लेसन दिया हुआ है कि किसी भी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन 6 तरीकों से टेस्ट कर लो। इसके बाद हो ही नहीं सकता कि उस एरिया में कोई मिस स्टेटमेंट हो और आपकी नजर से रह जाए। ना ना ना, जब आपने 6 के 6 टेस्ट परफॉर्म कर लिए तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी मिस स्टेटमेंट्स होंगी सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा सोना खरा है कि खोटा है 6 टेस्ट के बाद।
ठीक है। और आगे कहते हैं अगर फर्ज करो 6 टेस्ट के बाद भी कोई मिस स्टेटमेंट रह जाए और आप डिटेक्ट ना कर सकें तो आपको कोई जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। ये जो 6 तरह के टेस्ट होते हैं ना, इनको हम कहते हैं असर्शंस। इनको हम क्या कहते हैं? असर्शंस। ठीक है। तो एक असर्शन की है डेफिनेशन। डेफिनेशन में कहता है मैनेजमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरियाज में इंक्लूड की जाती हैं, ये उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और एक है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है कि असर्शन वो टाइप ऑफ टेस्ट हैं जो हम किसी भी एरिया पे अप्लाई करते हैं। ये 6 टेस्ट होते हैं। अगर कोई भी एरिया इन 6 टेस्ट से क्लियर हो जाए तो इसका मतलब है वो हमारा एरिया ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करता है। असर्शन का कंसेप्ट समझ आया? अच्छा, इसका मतलब है कोई भी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ लें, उसमें 6 असर्शन है, हमने कितनी वेरीफाई करनी है? 6 की 6। अच्छा, ये इस चैप्टर तक कितना कंसेप्ट काफी है। अब वो 6 असर्शन कौन सी है ये बाद में कभी किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं एज अ रीडर किसी भी एरिया में हमने 6 की 6 असर्शन को वेरीफाई करना है। एग्रीड? अगला कंसेप्ट सुने। एक असर्शन को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर है वो हो सकता है दूसरी असर्शन के लिए रेलिवेंट ना, क्योंकि हर असर्शन का अपना तरीका है ना। हर असर्शन का अपना तरीका है। हो सकता है सोना चेक करने वाले वो किसी टेस्ट में सोने के ऊपर कोई तेजाब डाल के देखते हो, किसी टेस्ट में सोने को वो धूप में रख के देखते हो, किसी टेस्ट में सोने के ऊपर थोड़ी मार के देखते हो। हर चीज को टेस्ट करने का उनका अपना प्रोसीजर है। उसी तरह हमने भी जब डिफरेंट एंगल से एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टेस्ट करना है, 6 एंगल 6 असर्शन है। पहली असर्शन का प्रोसीजर मे नॉट बी रेलिवेंट फॉर दूसरी असर्शन। हर असर्शन को चेक करने का अपना अपना तरीका, अपना अपना प्रोसीजर है। ये बात समझ आ रही है? अब इसी बात को एग्जाम्पल की मदद से मैंने समझाना है और ये हमारा पहले वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। पहले ऊपर वाली लाइन देखें। अब वो क्या बता रहा है? कह रहा है देयर शुड बी रेलेवेंस का मतलब क्या है? लॉजिकल किस में? असर्शन में और ऑडिट। अब एग्री करते हैं? जो असर्शन वेरीफाई करने जा रहे हैं उसमें और जो प्रोसीजर है उसमें कनेक्शन होना चाहिए। अब इसकी एग्जाम्पल सुनिए। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं सेल्स या परचेज की ट्रांजैक्शन से। आपको परचेज की ट्रांजैक्शन पता है कैसे होती है? उसमें क्या स्टेप्स होते हैं? उसमें स्टेप्स होते हैं एक कुछ स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग साइकिल के बाद, जर्नल लेजर ट्रायल के काउंटिंग साइकिल के कुछ स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग साइकिल से पहले के। यानी आप तो आपकी काउंटिंग शुरू होती है, सेल्स हुई 10,000 की, एंट्री पास करो, आपकी काउंटिंग यहां से शुरू होती है। प्रैक्टिस में काउंटिंग यहां से शुरू नहीं होती। प्रैक्टिस में काउंटिंग शुरू होती है जब कोई कस्टमर आके कहता है मुझे 10,000 की चीजें बेचो, ऑर्डर देता है, वो भी हमारा एक काउंटिंग का स्टेप है। फिर सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर। फिर उसके बाद कंपनी उसको वो चीजें डिस्पैच करती है, गुड डिस्पैच नोट, वो भी एक स्टेप है रेलिवेंट इस ट्रांजैक्शन में। फिर उसके बाद गुड डिस्पैच नोट की बेस पे एंट्री पास होती है, डेटर्स डेबिट सेल्स, और यहां से हमारी वो टिपिकल काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है आगे। इसी तरह परचेज का जो सिस्टम होता है ट्रांजैक्शन, उसमें भी पहले परचेज ऑर्डर, फिर गुड रिसीट नोट, और गुड रिसीट नोट के बाद परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट की एंट्री पास होती है। ये आपको साइकिल पता है ना परचेज का। चलिए अब सुनिए, हम एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, उसमें परचेजेस थी, फर्ज कीजिए कि 10 मिलियन की। हमने ये चेक करना है कि ये परचेजेस ना 10 मिलियन से ज्यादा की हो, 2 असर्शन ना 10 मिलियन से, ये सिर्फ 2 असर्शन हैं परचेजेस में, 4 असर्शन और भी हैं लेकिन उनकी तरफ नहीं लेके जा रहा। सबसे अहम असर्शन यही है। 10 मिलियन की 12 मिलियन भी नहीं होनी चाहिए, 8 भी नहीं। अगर असल में परचेजेस 10 मिलियन की है और रिकॉर्ड 12 की हो गई, हम कहेंगे ये ओवरस्टेटेड है। अगर 10 मिलियन की थी, रिकॉर्ड 8 मिलियन की हुई, हम कहेंगे अंडरस्टेटेड। हम अब ये चेक करना चाहते हैं, मेरे मैनेजर ने मुझे ये टारगेट दिया कि तुम चेक करो कि ये जितनी परचेजेस 10 मिलियन है, कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। कंसेप्ट क्या है कि अगर आप अंडरस्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं कि अंडरस्टेटेड तो नहीं, इसके लिए प्रोसीजर कुछ और होगा, और अगर आप ओवरस्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं इसके लिए प्रोसीजर कुछ और होगा। ठीक है। अच्छा, फर्ज कीजिए 2 असर्शन हैं, एक अंडरस्टेटेड की, एक ओवरस्टेटेड की। 2 सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये एक सिचुएशन ए है, ये एक सिचुएशन बी है।
आपने देखिए एक सिचुएशन सी भी है आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन क्या है, हमारी जीआरएन है 10 और परचेजेस के टी काउंट में ट्रांजैक्शन भी हैं 10। अगर इधर भी 10 है इधर भी 10 है, इसका मतलब है ना अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड। एग्रीड? अच्छा बताइए, अगर जीआरएन है 10, ट्रांजैक्शन जीआरएन कितनी है 10 और टी अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है परचेजेस 8, तो आप बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट टी अकाउंट से बनेगी ना, वो इससे थोड़ी बनेगी। अब बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अंडर स्टेटमेंट है कि ओवर स्टेटमेंट? अंडर स्टेटमेंट। शाबाश, इसके साथ लिख लूं अंडर स्टेटमेंट, ये मैंने लिख दिया अंडर स्टेटमेंट। अच्छा फिर दूसरा क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर जीआरएन है 10 लेकिन टी अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है परचेजेस की 12, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो टी अकाउंट से बनेगी ना, जीआरएन से थोड़े बनेगी। तो हम क्या कहेंगे, ये ओवरस्टेटेड। शाबाश, ये है ओवरस्टेटेड। ओवरस्टेटेड, ठीक है जी। और अगर जीआरएन भी 10 एंट्री भी 10, इसको हम कहेंगे फेयरली स्टेटेड। क्या कहेंगे भाई, यही है ना फेयरली स्टेटेड, जो ना कम है ना ज्यादा, तो वो ठीक है। ये समझ आया कंसेप्ट क्या? आपके मैनेजर ने कहा जाओ जाके देखो कहीं अंडरस्टेटेड तो नहीं, आपका एरिया परचेजेस का एरिया अंडरस्टेटेड। आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? सबसे अहम कंसेप्ट पूरे ऑडिट में ये एक टेक्निकल कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। यहां तक कहानी मुश्किल नहीं है, सिर्फ देखने का एंगल। तस्वीर के दो रूप होते हैं ना, मैंने आपको दोनों रूप से तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं, दोनों रूप से। मैनेजर क्या कहता है, देखो जाके कहीं परचेजेस अंडरस्टेटेड तो नहीं। अंडरस्टेटेड का मतलब क्या है कि जितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी उसे कम तो नहीं, जितनी हुई परचेजेस हुई कितनी रिकॉर्ड कितनी हुई, वो कह रहे कम तो नहीं हुई। आप कैसे ढूंढेंगे? आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे गुडशीट नोट को और देखते जाएंगे टी अकाउंट में रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई। ठीक है, जिन जीआरएन की टी अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, क्या इस प्रोसेस से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे? वो होंगी मिस स्टेटमेंट, और आपने मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट कर ली, फिर 2 रिकॉर्ड करवाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ? अच्छा, एक जूनियर क्या कहने लगा, सुनिए मेरा प्रोसीजर। मैनेजर ने कहा है देखो परचेजेस अंडरस्टेटेड तो नहीं। पहले तो जब कभी अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड का लफ्ज आए ना, जहन में ये बैठा लेना है, इधर 10 है तो इधर 8 है कि 12। मैनेजर ने कहा अंडरस्टेटेड तो नहीं, इसका मतलब जीआरएन 10 और टी अकाउंट में 8 तो नहीं। जूनियर क्या कहने लगा, सर मैं टी अकाउंट से आइटम पकड़ूंगा और कंपेयर करूंगा उसका जीआरएन मौजूद है कि नहीं। क्या इस प्रोसेस से आपको पता चल जाएगा वो कौन सी जीआरएन रिकॉर्ड नहीं हुई? नहीं, यही समझाना था। शाबाश। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो ऑलरेडी वो ट्रांजैक्शन आपने सेलेक्ट की जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अनरिकॉर्डेड यहां से थोड़े मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, इसी छोटी सी एग्जांपल, अगर मैंने ऊपर फर्ज कीजिए कैंटीन है और मैंने ये देखना है हमारी क्लास के कितने स्टूडेंट्स गायब हैं, अंडरस्टेटेड है। अंडरस्टेटेड के लिए मुझे तलाशी क्लास में से लेनी चाहिए कि कैंटीन में से? शाबाश, कैंटीन में से। और अगर फर्ज कीजिए मेरा दूसरा रिस्क ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं जो इनरोल्ड नहीं है, अब मुझे तलाशी स्टार्ट क्लास में से लेना चाहिए कैंटीन में से? शाबाश। तो मकसद के लिहाज से प्रोसीजर चेंज होता है। अगर मैंने ये देखना है कि परचेजेस अंडरस्टेटेड तो नहीं, मुझे सिलेक्शन करनी चाहिए जीआरएन से और देखना चाहिए सारी जीएन रिकॉर्ड हुई कि नहीं। और अगर मुझे देखना है परचेजेस ओवरस्टेटेड तो नहीं, तो मुझे देखिए ओवर स्टेटमेंट किधर होगी? इधर। तो मुझे सिलेक्शन करनी चाहिए टी अकाउंट से और देखना चाहिए जीआरएन बने कि नहीं बने। ठीक है, क्योंकि जो ओवरस्टेटेड ट्रांजैक्शन होगी ना फेक, ओवरस्टेटेड का मतलब फेक, उसका जीआरएन नहीं होगा। भाई क्लियर हुआ? इसका मतलब यह हुआ अगर एक ही काउंटिंग साइकिल है, एक ही ट्रांजैक्शन का साइकिल है, अगर मैं इस सिरे से डोर के इस सिरे से इस सिरे की तरफ जाऊं तो कौन सी असर्शन टेस्ट चेक हो रही है? शाबाश, कौन सी असर्शन? अंडरस्टेटमेंट। और अगर मैं इस सिरे से इसकी तरफ आऊं, ओवरस्टेटमेंट।
यानी वो बताना ये चाह रहा है अगर आप जो मकसद है असर्शन वेरीफाई करना चाह रहे हैं वो अंडरस्टेटमेंट है तो आपका प्रोसीजर कुछ और होगा। काउंटिंग साइकिल एक ही है, डोर एक ही है, सिरा ए से बी की तरफ जाएंगे तो असर्शन कुछ और वेरीफाई होती है, बी से ए की तरफ आएंगे तो असर्शन कोई और वेरीफाई होती है। भाई ये बात समझ आ रही है? अगर समझ आ रही, ये देखिए यही बता रहा है। अच्छा एक बस अब आखिरी बात, अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट ना इजी वर्ड है, पुराने लफ्ज हैं। मॉडर्न ऑडिटिंग में ओ फॉर ओवर स्टेटमेंट को हम कहते हैं अकरेंस। अकरेंस, ओ फॉर अकरेंस, ओ फॉर ओवर स्टेटमेंट। अब जब प्रैक्टिस में ऑडिट करने के लिए जाएंगे ना, आपका मैनेजर अगर पुराना हुआ ना, पुराना, तो वो कहेगा चेक करो कि सेल्स ओवर स्टेटेड तो नहीं, और अगर कोई रिसेंटली क्वालिफाइड हुआ तो वो क्या कहेगा, चेक करो अकरेंस ऑफ सेल्स। तो अकरेंस ऑफ सेल्स का मतलब आपने समझ आना है कि जो सेल, हाँ, ओवरस्टेट तो नहीं। और अगर पुराना ऑडिटर हुआ वो कहेगा देखो परचेजेस अंडरस्टेटेड तो नहीं, और अगर नया ऑडिटर हुआ तो कहेगा देखो परचेजेस कंप्लीट है। तो अंडरस्टेटमेंट चेक करो इज इक्वल टू कंप्लीटनेस चेक करो, ओवर स्टेटमेंट चेक करो इज इक्वल टू अकरेंस चेक करो। काफी टेक्निकल डिस्कशन हो गई, कुछ चलिए एक दो फिर ना कंसेप्ट करने के लिए एक दो एग्जांपल्स और पिक कर लेते हैं। फर्ज कीजिए कि आप सेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं, आपके सीनियर ने कहा कि सेल्स में हमारा रिस्क होता है कि सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं क्लाइंट ने की हुई, क्योंकि नॉर्मली सेल्स ओवरस्टेट होती है, तो चेक करो कहीं सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं। कोई प्रॉब्लम? कोई सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं। अगर ये चेक करना है आपने सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, स्टार्ट कहां से लेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे? टी अकाउंट। बेहतरीन, शाबाश। टी अकाउंट के अंदर जो सेल रिकॉर्ड हुई हैं आप उनको सेलेक्ट करेंगे, और क्या किसके साथ मैच करेंगे? गुड डिस्पैच नोट के साथ, क्योंकि जो ओवरस्टेटेड यानी फेक सेल की ट्रांजैक्शन है वो आपको टी अकाउंट से मिलेंगी, गुड डिस्पैच नोट से नहीं मिलेंगी। शाबाश। अच्छा तो फिर जरा सोचिए, अब मैं क्वेश्चन भी एडवांस कर रहा हूं, आप आंसर जैसे जैसे ही दे रहे हैं। मैनेजर ने कहा परचेजेस को भी वेरीफाई करो, लेकिन परचेजेस में रिस्क है कि क्लाइंट ने जानबूझ के इसको अंडरस्टेट ना किया हो। सेल्स को नॉर्मली जिसने फ्रॉड करना हो सेल्स को ओवरस्टेट करना है और परचेज को अंडरस्टेट करना है। परचेज अंडरस्टेट तो नहीं है, इसका मतलब क्या है अंडरस्टेट तो नहीं है? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परचेज हुई हो रिकॉर्ड नहीं की। तो बताइए ये असर्शन कौन सी है मॉडर्न लैंग्वेज में? कंप्लीटनेस। बेहतरीन, कंप्लीटनेस। इसको चेक कैसे करेंगे? शाबाश, सिलेक्शन करेंगे गुड रिसीव्ड नोट से और देखते जाएंगे टी अकाउंट में एंट्री पड़ी है कि नहीं पड़ी। जिस जीआरएन की एंट्री पड़ी है वो ठीक है, और जिस जीआरएन की एंट्री टी अकाउंट में नहीं पड़ी वही तो मिस स्टेटमेंट है। शाबाश, ये समझ आ गया। देखिए यही एग्जांपल है, और ये एग्जांपल फिर बता रहा हूं, ये अगर आपने अभी सीख लिया ना, ये 10 जगहों पे और काम आएगी आपके पूरे ऑडिट में, 10 जगहों पे। ठीक है, ये तस्वीर के दो रुख हैं। एक है स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डेड अमाउंट की तरफ जाना, और एक है रिकॉर्डेड अमाउंट से स्पोर्टिंग। दोनों प्रोसीजर डिफरेंट है। बजाहिर जिसने ऑडिटिंग नहीं ना पढ़ी वो कहेगा यार एक ही ऐसे ना करो यार, एक ही तो काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की नेचर भी वही है, डोर एक ही है, लेकिन रिकॉर्डेड अमाउंट से स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरफ जाना और एविडेंस देगा और दर्शन वेरीफाई करेगा, और स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डिंग की तरफ और एविडेंस देगा। ये बात समझ आई? अब आपने इसको नोट करके ना घर जाके खुद से प्रैक्टिस करनी है। ये थोड़ा सा टेबल बना के, ये ओवर स्टेटमेंट किधर जा रही है, अंडर स्टेटमेंट किधर जा रही है, ठीक है, इसमें हमने स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, ये टेबल बना के ना प्रैक्टिस करते जाए। प्रैक्टिस जितना कंसेप्ट स्ट्रांग होगा अगले फ्यूचर के कंसेप्ट उतने ही आसानी से समझ आएंगे। ये कंसेप्ट फिर बता रहा हूं 10 दफा टेस्ट होगा। अच्छा सिर्फ एक चीज मुझे और बता दें, कितने स्टूडेंट को ये कंसेप्ट डिफिकल्ट लगा? नहीं। कितनों को मॉडरेट लगा? मॉडरेट। लेकिन हाँ थोड़ा स्टार्ट है ना, तो आपने फिर भी मैं हालांकि मॉडरेट लगा है, लेकिन मैं चाहता हूं भूल ना जाए, इसको आपने प्रैक्टिस करते रहना है, बहुत काम आएगा आगे। मैंने इस कंसेप्ट को ना, ये वाला कंसेप्ट है, देखे क्या समझा रहा है? इफ ऑडिटर वांट्स टू टेस्ट अकरेंस, अकरेंस यानी कौन से वाला? ओवर स्टेटमेंट।
तो वो क्या करे, रेलिवेंट प्रोसीजर विल बी टू सेलेक्ट एंड टेस्ट रिकॉर्डेड अमाउंट्स। रिकॉर्डेड अमाउंट से सिलेक्शन करनी है और उनको फिर वेरीफाई करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं। और फिर आगे क्या कह रहा है, हाउएवर इफ ऑडिटर वांट्स टू टेस्ट कंप्लीटनेस, जिसे पुराने लैंग्वेज में क्या कहते थे, अंडरस्टेटमेंट। अब रेलिवेंट प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन कहां से करनी है, आउटसाइड अकाउंटिंग सिस्टम। आउटसाइड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, जो जर्नल लेजर से पहले वाली चीज है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे गुड रिसीट नोट, जैसे गुड डिस्पैच नोट, बेहतरीन परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपने ना और कुछ करें ना करें, वक्तन फवक्तन इस लाइन को पढ़ते रहना है। इस लाइन को कोशिश करें हर रोज। आपको नहीं पता ये आगे कहां पे यूज कैसे होने वाली है, मुझे अंदाजा है। इसको पढ़, और ये सिर्फ इस कंसेप्ट के लिए नहीं, ये कंसेप्ट तो आई कि आपने शाहजहां नादरी कभी पूछा हो, रिलायबिलिटी वाला आई क्या अक्सर पूछता है, पूछने को ये भी पूछ सकता है, आपको पता है कुछ भी। लेकिन ये मैं फ्यूचर टॉपिक्स को सामने रख के, केस स्टडी को सामने रख के आपको ये बता रहा हूं। इस एक कंसेप्ट में जितने कंसेप्ट है ना छोड़ दे, बस मैं आपको क्या कहूँ। बस कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। 6 की 6, अच्छा ये सुनो कहने लगा सर 6 दशल का सिखाया तो 2, बाकी की 4 किधर है। ये 2 भी समझ ली ना तो काम हो गया हमारा, बाकी 4 के बारे में अभी ना सोचे, ना 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 ना। अभी अंडरस्टेटमेंट, ओवरस्टेटमेंट, अक्रस, कंप्लीट, इसको पक्का करें, इसको पक्का करें। क्या कहते हैं वो, पक्का पानी करें, पक्का पानी। ठीक, और कोई क्वेश्चन हाइब्रिड में से कोई क्वेश्चन थे हमारे भाई? जी 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 पूछे मेरे भाई, पूछे। सर जिस तरह हमने टैक्स में पढ़ा था कि फेक इनवॉइसेस भी जनरेट होती है, तो जीडीपी और जीडीएन और जीआरएन भी तो फेक जनरेट कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने कहा जी हमने टैक्स में शायद ये पढ़ा था, मुझे नहीं पता, वैसे शायद पढ़ा होगा कि फेक गुड डिस्पैच नोट या जीआरएन जनरेट हो सकते हैं। तो क्या हमारा ये प्रोसीजर इतना पावरफुल है कि फेक जीआरएन या जीडीएन को चेक कर सके? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं आपको खींच रहा हूं आगे ना जाए, और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहते हैं सर जी जीआरएन है इधर नहीं है, ये प्रोसीजर पकड़ लेगा। इधर एंट्री है, जीआरएन नहीं है, ये प्रोसीजर हमारा पकड़ लेगा जी। इधर 10 इधर 10, आपने कहा फेयरली स्टेटेड, लेकिन ये भी तो हो सकता है जीआरएन फेक हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अभी मैंने अपनी कमान के सारे तीर नहीं सिखाया, सिर्फ 2 तीर, अभी 4 तीर बाकी हैं। उन 4 तीरों में ये भी शिकार हो जाएगा। वो कैसे होगा अभी नहीं बता रहा, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाहिए। लेकिन शिकार ज़हन में रखे, मैंने आपको जो बात, हमारे जो सीनियर थे, सीनियर हमारे, उन्होंने ऐसी बातें नहीं बना दी। 6 ये बड़ी रिस्की स्टेटमेंट थी कि 6 एजर्शन वेरीफाई कर लो, दुनिया का कोई माई का लाल मैनेजमेंट में हुआ ना आपसे फ्रॉड छुपा नहीं सकता अगर आपने ये 6 एजर्शन चेक कर ले। ऐसे ही नहीं ये स्टेटमेंट दे दी, इसके पीछे रिसर्च है, तजर्बा है, सोच है उनकी। ठीक है, तो ये जब 6 के 6 चीजें वेरीफाई हो जाएंगी, भूल जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मिसस्टेटमेंट होगी, नहीं होती। एक्सेप्शनल केस में हो सकती है जी। हाँ, ये एब्सोल्यूट, मैंने कहा एक्सेप्शनल केस में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो कोई आइंस्टाइन लेवल का बंदा होगा ना। देखिए अगर ऑडिटर ठीक हो ना, अपना काम सही तरीके से करे, तो कोई रीजन नहीं है कि मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर सके। इवन हम फ्रॉड को, हम ना असल में जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम काम ही कोई नहीं करते। डॉक्टर जिंदगी मौत की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन जान लड़ा देता है कि जितना भी हो सकता है अपनी कोशिशों से जो वो काम करे। तो हम भी ऑडिटर जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन वेरिफिकेशन करते हुए अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि हमारी रेपुटेशन एट स्टेक होती है। याद रखिएगा, सर्विस सेक्टर कोई भी ना, सर्विस सेक्टर उसमें रेपुटेशन की बेस पे काम, जैसे हमारा टीचिंग प्रोफेशन है, रेपुटेशन की बेस पे काम, इसमें दूसरी गलती का चांस नहीं मिलता। रेपुटेशन आपने सुना होगा, वो पता नहीं क्या कहावत सी बनी हुई है कि 3-4 वो दौलत मिली, शोहरत मिली, तो वो कहती मैं चली गई, मुझे ढूंढना हो तो उधर मिलना, तो इज्जत जाने लगी। तो उन्होंने कहा तुम भी बताती जाओ किधर मिलोगी। उन्होंने कहा मैं एक दफा चली जाऊं फिर नहीं मिलती। तो इज्जत एक दफा चली जाए, रेपुटेशन आपको इसलिए बता रहा हूं, आप भी मोस्ट प्रोबेबली जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना, तो रेपुटेशन, ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे जिसमें रेपुटेशन अहम है, तो रेपुटेशन को हर कीमत पे आपने सिक्योर करना है। ठीक है, रेपुटेशन के, तो इसीलिए चूंकि सीए फर्म्स रेपुटेशन के ऊपर चल रही होती हैं कि ये अच्छा ऑडिट करते हैं, ये स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर जो एक ही काम तो हमने करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही चेकिंग, वही काम सही नहीं किया तो फिर क्या किया? आप स्टूडेंट है ना, एक ही काम तो घर वालों ने आपके जिम्मे लगाया है, पढ़ना है, वो भी ना पढ़ा तो फिर चलिए जी आगे चले। क्या मैं पीछे चले? चले नहीं भाईजान, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई। आज का ये तो कल वाला ही है, आज का तो नहीं।
चले हल्का हल्का प्रोसीजर, हल्की आंच पे बाकी का लेक्चर। बेसिक डेवलप कर लेता हूं, डिटेल नहीं। और रजिस्टर वाली एग्जांपल हो गई, ये वो रजिस्टर वाली एग्जांपल है। अच्छा, आप पूरा प्लान करना है कि आगे ना पढ़ाऊं मैं आगे। इन्होंने कहा सर वो रजिस्टर वाली अच्छा, ये आपको पर्ची मिली है ये? देखिए सारी चीजें जो है ना वो वीडियो लेक्चर्स में नहीं होती या रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में नहीं होती, कुछ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे बोर्ड पे आपको ये जो पर्ची दी गई ना, आपको सामने बोर्ड में नजर नहीं आ रही होगी। इस पर्ची के अंदर एक चीज लिखी है, आज कम है, लेकिन नॉर्मली जैसे जैसे ऑडिट आगे चलता जाएगा ना, क्वेश्चंस की तादाद बढ़ती जाएगी। इसमें फर्ज कीजिए मैंने 4 होम असाइनमेंट्स आपको दिए कि आज जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है आपकी बुक्स में इस कंसेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, छोटी सी एक एक्सरसाइज कर रहा हूं इसी कंसेप्ट के ऊपर। 4 क्वेश्चन हैं। अगर मैंने ये भाईजान कहने लगे सर असाइनमेंट कर ली, देखिए मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनको कितने करने चाहिए? 4 करने चाहिए। 5 तो नहीं करने चाहिए, 3 भी नहीं करने चाहिए। 5 किए तो 3 किए तो शाबाश। अगर मैंने ये देखना है कि इन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट की है, कहीं कोई क्वेश्चन रह नहीं गया, छोड़ा नहीं है, मुझे स्टार्ट कहां से करना चाहिए? पर्ची से। शाबाश, पर्ची से सेलेक्ट करके रजिस्टर पे देखना चाहिए। अगर इन्होंने कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ ना, वो पर्ची पे होगा, रजिस्टर पे नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अगर मैं ये देखना चाहता हूं इन्होंने ओवर ऑडिटिंग तो नहीं की, यानी 4 कहा था, 5 सवाल तो नहीं कर लिए, अब मुझे सिलेक्शन कहां से करनी? रजिस्टर से। रजिस्टर से आइटम सेलेक्ट करके देखूंगा पर्ची पे मौजूद हैं कि नहीं है, क्योंकि अब की बार जो ज्यादा आइटम है ना वो इनके रजिस्टर से मिलेंगे। तो इनका रजिस्टर समझ लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इससे भी हम ये कंसेप्ट अकरेंस और कंप्लीटनेस का रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये भाई ने कहा एक छोटी सी एग्जांपल से कर। क्लियर हो गए जी? चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नहीं, बाकी रहने दें। नेक्स्ट प्रोसीजर। देखिए हमने सीखा ये कि ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। अच्छा देखिए मैंने तकरीबन पूरा लेक्चर लगा दिया इस एक कंसेप्ट के ऊपर, तो आपने भी इसका हक अदा करना है। ठीक है, मैं वक्तन कोई छोटा मोटा टेस्ट वगैरह में ना वक्तन ये क्वेश्चन डालता रहूंगा, अकरेंस और कंप्लीटनेस, तो आपने भी कंसेप्ट को रिवाइज करते रहना है। अच्छा, एविडेंस ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसके लिए प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। प्रोसीजर दुनिया में कितने हैं? दुनिया में टोटल 7 तरह के प्रोसीजर हैं, चाहे पाकिस्तान का ऑडिटर हो, चाहे जर्मनी का, चाहे यूएसए का, चाहे कनाडा का। पूरी दुनिया में जितने भी ऑडिटर्स हैं ये 7 तरह के प्रोसीजर एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, 8वां प्रोसीजर कोई नहीं। ये 7 प्रोसीजर कौन से हैं? ये है इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर। इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी कहता है पूछना किसी से। अब मैं थोड़ा इसको ना प्रैक्टिकल साइड से आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। कंसेप्ट वही होंगे जो किताब में लिखे हुए हैं, लेकिन एग्जाम्पल हो सकता है मैच ना करें। एविडेंस ऑब्टेन करना है किसी भी एरिया में, किसी भी कंपनी का, 7 प्रोसीजर: इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। पहला इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या है? पूछना। किससे पूछना? जो नॉलेजेबल पार्टीज हैं, जैसे मैनेजमेंट, जैसे एम्प्लॉइज। ये इनसाइड द एंटिटी भी हो सकती है, आउटसाइड द, लेकिन नॉर्मली इंक्वायरी होती है इनसाइड। तो आप कंसेप्ट ये बिल्ड कर सकते हैं कि इंक्वायरी किससे होगी? इनसाइड। ठीक है, अब देखिए मैं आप में ये स्किल डेवलप करना चाहता हूं कि कोई भी एरिया आपके सामने आए तो आप खुद से सोच सकें इसको वेरिफिकेशन करने के लिए क्या प्रोसीजर होंगे। ठीक है, इंक्वायरी किसी भी एरिया में आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कोई भी एरिया बता दें रैंडमली। सेल्स में क्या इंक्वायरी करेंगे? आप ऑडिटर हैं, सेल्स को वेरीफाई करने के लिए आपके मैनेजर ने जिम्मेदारी लगाई सेल्स को वेरीफाई करो। सीएफओ से क्या इंक्वायरी करेंगे? सेल प्राइस, कितने यूनिट्स बेचते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, हर एक की सेल प्राइस क्या है, क्या ये सेल्स में, हाँ शाबाश, क्रेडिट में सेल करते हैं कि सिर्फ कैश में करते हैं, ये भी एक इंक्वायरी है। ठीक है, क्रेडिट सेल करने से पहले उसकी अप्रूवल होती है कि नहीं होती, ये भी एक इंक्वायरी है। क्या गुड क्रेडिट टर्म्स क्या है, शाबाश बेहतरीन, ये भी एक सेल से रिलेटेड प्रोसीजर है। सेल करते हैं, कोई वारंटी वगैरह देते हैं, ये सारी इंक्वायरी।
ये क्या आप समझते हैं कि सारी इंक्वायरी हमें ऑडिट करने में हेल्प करेंगी? बिल्कुल। तो इंक्वायरी क्या है? पूछना। अच्छा, इंक्वायरी के बारे में एक अजीब बात लिखी हुई है। कहते हैं इंक्वायरी सबसे ज्यादा परफॉर्म होने वाला प्रोसीजर है प्रैक्टिस में। भाई पूछने में क्या लगता है, बैठे बैठे हम 10-12 सवाल पूछ लें। इंक्वायरी हमारे ऑडिट में सबसे ज्यादा परफॉर्म होने वाला प्रोसीजर है, लेकिन सबसे कम रिलायबल है। सबसे कम रिलायबल है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्री मोर रिलायबल। ठीक है, तो प्रोसीजर परफॉर्म जरूर करते हैं, लेकिन कहता है ये चूंकि सबसे कम रिलायबल है, सिर्फ इंक्वायरी नहीं करनी। इंक्वायरी शुड बी सपोर्टेड बाय अदर प्रोसीजर्स। इंक्वायरी शुड बी कोरोबरेटेड बाय अदर प्रोसीजर। कोरोबरेटेड का मतलब क्या है? सपोर्टेड बाय, कन्फर्म्ड बाय अदर। ठीक है, यह है इंक्वायरी, पूछना। अच्छा, फिर है एक इनको ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आपने शायद सुना होगा, अरबी की कहावत है शायद गालबन, कि आंखों देखी बात कानों सुनी जैसी नहीं, या कानों सुनी बात आंखों देखी जैसी नहीं होती। इंक्वायरी क्या है? कानों सुनी बात। ऑब्जर्वेशन क्या है? आंखों देखी। ये ज्यादा रिलायबल होती है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी भी ऑनगोइंग प्रोसीजर्स को देखना कि वो परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे हम सीएफओ से पूछे कि भाई बताइए क्या सेल इनवॉइस क्लाइंट को भेजने से पहले रीचेक होती है कि उसमें गलती तो नहीं है? अगर रीचेक होती है इसका मतलब है कंट्रोल स्ट्रांग है। ये ऑब्जर्वेशन है। ये है इंक्वायरी, पूछा उससे। अगर हम खुद सेल्स डिपार्टमेंट पहुंच जाएं और देखें रीचेकिंग हो रही है कि नहीं, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। क्लियर? इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन में फर्क समझ आ गया? अच्छा, मजीद एग्जांपल्स भी लिखी हुई है, वो आप पढ़नी लाजमी है, लेकिन मैं मेन कंसेप्ट और रैंडम एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्लाइंट से पूछा, भाई पेरोल डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एम्प्लॉय की आइडेंटिटी, उसका कार्ड चेक करते हो? उन्होंने कहा जी सर करते हैं। ये क्या है? इंक्वायरी। और जो पे डे है वहां पे हम खुद मौजूद हों और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस को देखें अपनी आंखों से, ऑब्जर्वेशन। इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन फर्क समझ आ गया? अच्छा, फिर है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? चेकिंग करना। लेकिन इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स की भी हो सकती है, टेंजिबल एसेट्स की भी हो सकती है। इंस्पेक्शन किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंट्स और टेंजिबल एसेट्स को चेक करना। जैसे मैम ने पूछा सीएफओ से, ए भाई सेल इनवॉइस को रीचेक करते हो कस्टमर को भेजने से पहले? ये इंक्वायरी। हमने कहा अच्छा खुद जाके देखेंगे, खुद जाके ऑब्जर्वेशन के खुद क्या देखा कि रीचेकिंग हो रही है, ऑब्जर्वेशन। अच्छा देखा ये भाई नीचे जो कि ये इनवॉइस प्रिपेयर कर रहे थे, साथ में इनवॉइस प्रिपेयर करने के बाद डॉक्यूमेंट इसके हवाले कर रहे थे, ये कैलकुलेटर पे कुछ कैलकुलेशन करके वो साइन कर रहा था। हमने कहा ये होना हो रीचेकिंग कर रहा है, लेकिन खुद जाके हमने सेल इनवॉइस को हाथ लगाया। जैसे ही सेल इनवॉइस को हाथ लगाया ना, हमारा प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन से चेंज होके इंस्पेक्शन बन गया। इंस्पेक्शन बन गया, ठीक है। अच्छा आप जरा पहचानिए प्रोसीजर्स को। क्लाइंट से पूछिए एफओ से, सर क्या आप अब हर मंथ एंड पे स्टॉक काउंट करते हैं? हर मंथ एंड पे स्टॉक काउंट करते हैं? मैंने कहा यस। ये क्या है? इंक्वायरी। हमने कहा अच्छा खुद जाके देखेंगे, खुद देख। अच्छा हम खुद बैठे हुए हैं दूर, क्लाइंट का स्टाफ काउंटिंग कर रहा है, ऑब्जर्वेशन। हमारा दिल किया पता नहीं सही गिनती गिन रहे कि नहीं, 4 के बाद 6 तो नहीं आता इनकी गिनती में, हम खुद चेक कर लें क्वांटिटी। हमने खुद जाके सैंपल बेस पे करना शुरू कर दिया चेक, इंस्पेक्शन। हालांकि इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन फिजिकल गुड्स को भी, फिजिकल एसेट्स को भी चेक करना इंस्पेक्शन ही कहलाता है। क्लियर? तो इंक्वायरी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये ले। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? थर्ड पार्टी को रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे क्लाइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टीज के पास हो? यस पॉसिबल है। वो कौन सी थर्ड पार्टी हो सकती है? डेटर हो सकता है, शाबाश, क्रेडिटर, बेहतरीन। लॉयर्स हो सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, लेंडर लोन दिया जो है, शाबाश। ये इनको जब हम रिटर्न फॉर्म में, किसमें? एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिटर्न होना जरूरी है। जो रिटर्न नहीं वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं, जो डायरेक्ट नहीं वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं, जो थर्ड पार्टी से नहीं वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं।
एक जुमले में 3 केस स्टडीज सॉल्व करवाई आपको। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में 3 अल्फाज हैं, इनको अंडरलाइन करें। कौन कौन से? डायरेक्ट, थर्ड पार्टी, रिटर्न। डायरेक्ट, थर्ड पार्टी, रिटर्न। तो खुद बताइए, हमने बैंक मैनेजर को फोन करके कहा सर ये कह रहे हैं कि इन्होंने 10 मिलियन आपके अकाउंट में लिखवाया हुआ है, आपके पास कितना है? कौन सा प्रोसीजर हुआ? इंक्वायरी। शाबाश। क्यों इंक्वायरी? रिटर्न। हाँ जी। और अगर यही इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में कंफर्म करवाएं, कंफर्मेशन। इंक्वायरी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब रिकैलकुलेशन नाम से। अभी 4 मिनट हैं भाई। अच्छा 3 मिनट, बस 3 मिनट, 1 मिनट आपको दिया इंशाल्लाह। कौन सा? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। हाँ, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन जब आप पढ़नी है ना, उसमें 3 अल्फाज को अंडरलाइन करके खुसूसी तौर पे समझना है। जी, तीनों का एक साथ होना जरूरी है। एक भी मिसिंग वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं है, वो कुछ और बन जाएगा। एक भी मिस हुआ तो शाबाश। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है या केस स्टडी? और इस सवाल का मकसद पता है क्या पूछने का? इसमें रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ सकता है। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कोई 1-2 प्रोसीजर देके आपसे इसका एक्सप्लेन करो, लेकिन मैं जो आपको एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूं ना, केस स्टडी के लिए, केस स्टडी के लिए। ठीक, देखिए मैं जब कभी किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा ना, समझा, तो मेरा असल मकसद आपको केस स्टडी के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि ये चीज पक्की है, मैं आपको कुछ भी ना पढ़ाऊं, आपने याद फिर भी कर लेना। उस्ताद कुछ भी ना पढ़ाए तो स्टूडेंट याद रट्टा फिर भी लग जाता है, लेकिन केस स्टडी सॉल्व, क्योंकि केस स्टडी के लिए समझ आना जरूरी होता है। तो मेरी कोशिश होती है आपको ऐसी एग्जांपल, रटे वाला कंसेप्ट भी समझाओ ना, तो उसके समझाते समझाते केस स्टडी की एग्जांपल या केस स्टडी में किस तरीके से टेस्ट होगा वो ऐड करता जाऊं। जैसे ये जो पिछला रिलायबिलिटी वाला था, ये इसकी क्लासिक एग्जांपल है। उसने, आप पिछले 20 साल के पेपर उठा के देख लें, उसने 2 दफा सवाल पूछा होगा, और वो भी 2-2, 3-3 नंबर के साथ। अब ये 2-2, 3-3 नंबर के साथ पिछले 20 अटेम्प्ट सालों में उसने पूछा है। ये स्टैटिस्टिक हरगिज इतने अहमियत शो नहीं कर रहे कि मैं पूरा लेक्चर इसके ऊपर लगा दूं, ऐसे थोड़ी है, पूरा लेक्चर नहीं ना लगा, लेकिन क्यों लगाया? केस स्टडी के लिए अहम था। उसीलिए ये प्रोसीजर वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी रिप्रोडक्शन में पूछता है नॉर्मली, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट हमने सीखना है ना, वो हमारे उस चैप्टर में काम आएगा जो सबसे अहम है, प्रोसीजर वाला, चैप्टर 10। ठीक है जी। इंक्वायरी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। चले, अब मेरा ख्याल है टाइम हो ही गया है बाकी, लेकिन आपने काम करना है, इन 4 प्रोसीजर की एग्जांपल्स पढ़ के आनी है जो लिखी हुई हैं, और फिर खुद से कुछ ना कुछ सोचनी है। आप में से हर स्टूडेंट ने इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और एक्सटर्नल कंफर्मेशन की 2-2 एग्जांपल्स ऐसी लिखनी है जो किताब में नहीं है। कोशिश करना है 2-2 एग्जांपल, सिर्फ 2-2, ज्यादा नहीं, जो किताब में अपनी जजमेंट की बेस पे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।